Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shri Jyoti Educational Group. Today, we will take the revision class of chapter number 12, 13 and 14. First of all, we will start with the chapter number 12. So, student, chapter number 12, that is atoms. इस चैप्टर में हम एटम के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय द जे थॉमसन इन 1898. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज, ओके, जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था थ्रू द वॉल्यूम एंड द नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो एम्बेडेड इन इट लाइक अ वाटरमेलन. जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, उसमें जिस तरीके से सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वाटरमेलन में, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन. दिस मॉडल वॉज पिक्चराइजली कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. तो इस नेम को भी याद रखना बच्चों कि प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा होता है. दिस मॉडल इज अगेन द जे थॉमसन मॉडल. ना इस मॉडल में कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ कमियां थी. उस कमियों को फुलफिल करने के लिए रदरफोर्ड सर ने अपना एक डिफरेंट मॉडल दिया था. सो वी विल कम टू द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दैट इज गिवन बाय रदरफोर्ड. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ही इज टेकन द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, इसको एक लेड बॉक्स में डाल दिया था. दिस इज द स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन. यहाँ पे दिस इज द गोल्ड फॉइल. ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द गोल्ड फॉइल. यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल पे स्कैटर कराया था. ओके, जब गोल्ड फॉइल पे स्कैटर कराया था तो बहुत सारी बीम्स गई थी. उसमें से कुछ बीम्स या फिर मैक्सिमम बीम्स स्ट्रेट निकल गई थी, बट उनमें से जो कुछ पार्ट ऑफ बीम था वो बाउंस हुआ और किसी डिफरेंट एंगल के साथ किसी अलग डायरेक्शन में फोल्ड हुआ. ओके, सो दैट वाज द अरेंजमेंट of alpha particle scattering experiment. Now this arrangement, alpha particle are incident on a gold foil, okay, very small thickness through a lead collimator. Okay, now the second, they are scattered at the different angles. सारे के साथ जो scattered हुए हैं वो different angle से हुए हैं. The scattered particles are counted by a particle detector. This is your detector. Okay, in this diagram you can see दैट यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ है. दिस इज योर लेड ब्रिक्स, यहाँ से गई. दिस इज योर गोल्ड फॉइल. अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं और ये अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर रहा है. सो बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ वेरी स्मॉल फ्रिक्शन, इट इज 1 in 8000 और सो. ओके, 8000 में से करीबन 1 पार्टिकल जो होता है वो वापस से बैकवर्ड स्कैटरिंग करता है, यानी पीछे की तरफ आ जाता है. नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशन. The most of the alpha particle is scattered by the small angles. बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हुए हैं वो स्कैटर्ड हुए हैं बट स्मॉल एंगल से. A few alpha particle are scattered at an angle greater than 90 डिग्री. और उसमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो 90 डिग्री से स्कैटर्ड हुए हैं. अच्छा, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? ये तो ऑब्जर्वेशन था. कंक्लूजन क्या होगा? मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. जो अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल गए, इसका मतलब कि वहाँ पे किसी पार्टिकल ने या फिर किसी भी सब्सटेंस उसको रोकने की कोशिश नहीं की. इसका मतलब कि मैक्सिमम स्पेस जो है अल्फा पार्टिकल का या फिर जो एटम का वो स्पेस वो जो रहेगा वो एम्प्टी स्पेस रहेगा. All the positive charge of the atom are concentrated in a small portion of the atom and the whole mass of the atom is concentrated in a small portion of the atom. जो एटम का होल मास है वो किसी एक पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है. नाउ ये तो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और उसके कंक्लूजन. अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, यानी इस ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पे क्या मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड सर ने क्या मॉडल दिया उसकी बात करते हैं. द मेसिव पार्ट ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. ये हमने पहले देख लिया. द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम. ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है. ओके, इसमें कोई मिस्टेक थी, यहाँ पे मिस्टेक वाला पार्ट था तो इसको हम वापस से करेक्ट करने वाले हैं. तो रदरफोर्ड ने तो कहा था कि द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एट द न्यूक्लियस. द साइज. नाउ कम टू द अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री एंड इम्पैक्ट पैरामीटर. ओके, पहले बात करते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता है क्या है. जब भी हम कोई अल्फा पार्टिकल को यहाँ से सेंड करेंगे तो किस गैप तक, दिस इज द गैप व्हिच इज डिनोटेड बाय, किस गैप तक इस अल्फा पार्टिकल में मिनिमम डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा. अभी तो देखो बच्चों, यहाँ से जाएगा अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बट कुछ गैप के बाद इसमें डेविएशन रिड्यूस हो जाएगा. तो जिस गैप के बाद डेविएशन रिड्यूस हो जाएगा उस गैप को हम बोलेंगे यहाँ पे बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर. द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द nucleus, and it is seen that alpha particle close to the nucleus is small impact parameter suffer large scattering in case of head on collision and the impact parameter is minimum and the alpha particle rebound back. जब impact parameter कम होगा तो alpha particle rebound वापस से हो जाएगा.
For a large impact parameter, the alpha particle nearly undeviated and has small deflection. जो large impact parameter होगा उसके लिए जो alpha particle होगा वो nearly undeviated होगा, यानी उसके अंदर जो deflection देखने को मिलेगा वो हमें small देखने को मिलेगा. Now come to the electrons orbit. ओके, रदरफोर्ड मॉडल ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कहा था वो देख लेते हैं. इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है इसी के अराउंड में घूम रहा था. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन. इस मोशन को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा था बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से. नाउ for a dynamic stable orbit the centripetal force is equal to electrostatic force of attraction. जो centripetal force होता है वो electrostatic force of attraction के equal होता है. Now we already know that centripetal force is equals to the electrostatic force, so mv square upon r that is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r square. इस वाले फॉर्मूले से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, that is r equals to e square upon 1 upon 4 pi epsilon naught mv square. Now the total energy of the electron of hydrogen atom, हमें total energy of electron को निकालना है. Again we will use the same equation, that is mv square upon r equals to 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r square. अब हमें मालूम है बच्चों की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है. ओके, तो हमें करना क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दैट इज e स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट r. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 4. नाउ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू k अपॉन u दैट इज इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r. Now the total energy will be equals to minus of e square upon 8 epsilon naught r. Now according to this formula we can say the total energy of the electron is negative. जो total energy of electron होती है वो नेगेटिव होती है. Now this implies that electron is bound to the nucleus. अगर इलेक्ट्रॉन की या फिर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस वो जो एनर्जी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अच्छी तरीके से बाउंडेड है. यानी अगर वो पॉजिटिव होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के लिए कैपेबल होता है, यानी वो न्यूक्लियस को छोड़ सकता था अगर पॉजिटिव एनर्जी होती तो. नाउ इफ इज पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियस, अभी जो मैंने आपको बताया. नाउ कम टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एमिशन के टाइप को डिस्कस करेंगे, या फिर दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड absorption spectra. First of all come to the emission spectra. When a atomic gas or vapor is excited, the emitted radiation has a spectrum which contains the certain wavelength only. So that type of spectrum is known as the emission spectrum. And in emission spectrum, the spectrum of this kind is termed as the emission line spectrum. It consists of bright lines. ध्यान रखना बच्चों, it consists of what? Bright lines on a dark background. Now come to the absorption spectrum. When white light is passed through a gas, the transmitted light has the spectrum contain a certain wavelength. Okay, जब लाइट को हम किसी गैस से पास करते हैं तो जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट होती है किसी स्पेक्ट्रम के साथ जिसकी कुछ अपनी वेवलेंथ होती है. द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस काइंड इज टर्म्ड एज द एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट कंसिस्ट ऑफ द डार्क लाइन. ये बच्चों ध्यान रखना है, वहां पे क्या थी, ब्राइट लाइन थी. देखो यहाँ पे ब्राइट लाइन है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, डार्क लाइन ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड. वहां पे क्या थी, ब्राइट लाइन ऑन द डार्क बैकग्राउंड. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. नाउ कम टू द स्पेक्ट्रल सीरीज. नाउ इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना बच्चों, ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है. नाउ इन स्पेक्ट्रल सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट emitted by the particular element exhibit the some regular pattern. Okay, now the second one, hydrogen is the simplest atom because उसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पेक्ट्रल लाइन या फिर स्पेक्ट्रल सीरीज को डिस्कस करना हमारे लिए इजी रहेगा. तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे. इज द सिंपलेस्ट सिस्टम, देयरफॉर इट हैज द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम एंड द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डिक्रीज इन द रेगुलर वे. Now each of these sets is called the spectral series.
तो ये जो आपको सेट मिल रहे हैं जिसमें आपको लाइमन, बार्मर, पार्शियल दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के जो सीरीज या सेट्स होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पेक्ट्रल सीरीज। द फर्स्ट सच सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड बाय जैकब बार्मर। ओके, इस नेम को याद रखना है। इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी ध्यान रखना है कि बार्मर सीरीज किस लाइट के लिए होती है? इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। This series is called the Balmer series, and he found the simplest empirical formula to observe the wavelength and the relationship between the number of orbit, that is 1 upon lambda equals to RH 1 upon n square 1 minus 1 upon n2 square। और n की वैल्यू जो होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, यानी 3, 4, 5 and so on. If we talk about the value of the R, it will be equals to 1.097 into 10 to the power 7 per meter, and this equation is also called as the Balmer formula। इस इक्वेशन को हम बार्मर फॉर्मूला भी बोलते हैं। और भी सीरीज हमारे पास आई थी, जैसे हम अगर बात करें लाइमन सीरीज की, पीफर्ड सीरीज की, पास्चर सीरीज की, ब्रैकेट सीरीज की, तो इनके भी अपने कुछ फॉर्मुलेज हैं। Now the formula of the Lyman series is you have given, देख सकते हो बार्मर सीरीज का फॉर्मूला, बस वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ पे 1/2 स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 स्क्वायर। नाउ फॉर द पार्शियल सीरीज यू कैन सी हियर द सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, एंड दिस सीरीज इज इन द इंफ्रारेड रीजन। ये हमें ध्यान रखना है कि किस सीरीज किसके लिए होती है? इंफ्रारेड रीजन के लिए। नाउ कम टू द ब्रैकेट सीरीज, दिस सीरीज इज इंफ्रारेड रीजन, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द फोर्थ ऑर्बिट, एंड यहाँ पे जो फॉर्मूले में वेरिएशन आएगा वो क्या दिखेगा बच्चों? यहाँ पे 1/4 स्क्वायर दिखेगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब हम पीफर्ड सीरीज की बात करें तो आप गेस कर सकते होंगे कि पीफर्ड सीरीज में क्या फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे 1/4 स्क्वायर की जगह क्या आएगा बच्चों? 1/5 स्क्वायर। नाउ यू कैन सी द पीफर्ड सीरीज फॉर्मूला। ओके, जैसा कि बोला था 1/5 स्क्वायर आएगा। नाउ कम टू द बोर मॉडल, यानी रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके नया मॉडल हमारे पास एटम का है जिसको हम बोलेंगे बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल? कुछ लिमिटेशन थी तभी तो हमने बोर मॉडल की बात की है। तो द सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। जो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, और कंटिन्यू अगर वो एक्सीलरेट हो रहा है तो रेडिएशन एमिट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करते 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 न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा और एटम का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। एटम का एक्सिस्टेंस कैसे खत्म हो जाएगा? अगर एटम का एक्सिस्टेंस खत्म हो गया तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी। ओके, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन एमिट रेडिएशन इन एनी फ्रीक्वेंसी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट का कोई स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को फिक्स नहीं किया था रदरफोर्ड सर ने, तो यहाँ पे यही एक लिमिटेशन या फिर ये भी एक लिमिटेशन बोली जाती है। Now come to the Bohr postulate. These are the limitation. Now come to the Bohr postulate. This is very important. Electron revolve around the positively charged nucleus in a circular orbit. इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। The electron which remain a privileged path cannot radiate its energy. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा अगर वो अपने पाथ में फिक्स पाथ में घूम रहा है तो। The orbital angular momentum of the electron is an integral multiple of h upon pi। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखोगे mvr equals to nh upon 2 pi। ओके, वो यहीं से आएगा आपका इस पोस्टुलेट से। The emission or absorption of energy that take place when an electron jump from one orbit to the another। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या फिर दूसरे से पहले वाले में आएगा तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। Now come to the radius of hydrogen atom। बच्चों ध्यान रखना, अब हम बोर मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसमें रेडियस का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? उसमें हम बोर पोस्टुलेट को यूज करके उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एंड the force provides the centripetal force of the orbiting electron that e square upon 4 pi epsilon dot r square equals to mv square upon r। यहाँ से आप mv square upon r की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। Now come to the according to the second Bohr postulate। Bohr postulate को अब हमें यूज करना है तो यहाँ पे mvr equals to nh upon 2 pi it is according to the Bohr postulate। So हमें क्या करना है बच्चों? v की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और इस v की वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जब आप v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। ओके, ना अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे को ये फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 6.53 एंगस्ट्रॉम। ना एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? जैसा हमने रदरफोर्ड मॉडल में किया था वैसा का वैसे हमें एनर्जी यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान रखना, हमें यहाँ पे बोर पोस्टुलेट को भी बाद में यूज कर लेना है। तो ये वाला पार्ट हमने रदरफोर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ओके ना स्टूडेंट, अगर इस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था। हमें बस करना क्या है कि जो आर की वैल्यू थी, ओके, इसके प्रीवियस इक्वेशन में जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी उस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। ना अब हम बात करते हैं बच्चों एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल में आप दो तीन टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, एक तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एमिशन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट in which what? In which electron revolving in an orbit of the smallest radius. Now the for ground state we have to take the value of n equals to what? That is equals to 1. Now the energy of the hydrogen atom, अगर हमें हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो we have derived the formula that is 13 upon n square electrovolt. अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो it will come that is -13.6 electrovolt. अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? एक्साइटेड स्टेट की, जिसको हम E2 से डिनोट करेंगे। Now when the hydrogen atom receive the energy, the electron may raise the higher energy level. अगर हाइड्रोजन एटम को एनर्जी रिसीव होती है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन एटम इज सेड टू बी व्हाट? इट इज टू बी द एक्साइटेड स्टेट। तो एटम को हम क्या कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। ओके इस चीज को समझना। अगर मैं बोलता हूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा। सो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू व्हाट? 2. So the energy of the first excited state equals to E2 equals to -13.6 upon n square, that is equals to 2 square, that is equals to -3.04 electrovolt. Similarly energy of the second excited state, अगर हम second excited state की भी एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं so E3 equal to -13.6 upon 3 square, it will be equals to -1.51 electrovolt. Now we'll talk about the energy difference between E1 and E2. ये बेसिकली वो एनर्जी डिफरेंस है जिस एनर्जी डिफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, यानी एटम को एक्साइट करने के लिए। सो द एनर्जी डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज del E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और E2 और E1 की वैल्यू हमने प्रीवियस केस में कैलकुलेट कर रखी है। सो इट विल बी -3.4 एंड माइनस ऑफ -13.6, तो यहाँ पे -13.6, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। नाउ कम टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? दिस एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसको फ्री करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स वी हैव टू टेक n इक्वल्स टू 1 to n equals to infinity. The ionization energy of hydrogen atom is equals to 13.6 electrovolt. Now come to the energy level diagram of the hydrogen atom. Now student, you can see the energy level diagram of this hydrogen atom. Okay, ये आपके NCERT बुक में given है for the hydrogen atom n equals to 1, that is the ground state, that's equal to -13.6 electrovolt. ये सारी एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रोवोल्ट में given है। n equals to 2 के लिए -3.40, n equals to 3 के लिए -1.51। तो बुक में इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना और हो सके तो इन वैल्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये तो आपको लर्न करनी है, साथ में ये भी अगर कर सकते हो तो कर लेना। अगर ये वैल्यू लर्न नहीं होती है तो आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर से। Now an electron can have any total energy above the E equal to 0 electrovolt. In such situation the electron is free. अगर इलेक्ट्रॉन के पास या फिर किसी भी एटम के पास 0 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब कि उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है। Thus there is a continuum of energy state above the E equal to 0 electrovolt. Now come to the line spectra of the hydrogen atom. ओके अभी तक हमने ये देखा कि हम हाइड्रोजन एटम के ही बारे में डिस्कस करें, स्पेक्ट्रल सीरीज भी हमने उसी की डिस्कस की। अब हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा की। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोर मॉडल, रिमेंबर द थर्ड पोस्टुलेट, ओके, व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट to the lower energy state, the photon of energy HVIEF is emitted. That is, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ENI माइनस ENF कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी E इक्वल्स टू h mu. Okay, that is equal to E equals to hc upon lambda also. So now come to the de Broglie explanation of the Bohr's second postulate of quantization. Now first of all, the condition to get the standing wave is equals to 2 pi r n equals to n lambda. Okay, बच्चों आपकी बुक में एक डायग्राम है इस तरीके से। ओके, इस डायग्राम को देखते हुए इस थ्योरी को देखना बच्चों। ओके,
Now, the quantized electron orbit and energy states are due to the wave nature of the electron. Okay. Now, in the wave nature of electron, you know the formula, that is 2 pi Rn, that is equals to the orbit, or you can say this is the radius of the electron's orbit, that is denoted by 2 pi Rn. Now, de Broglie proof for the Bohr second postulate. Bohr second postulate को de Broglie ने कैसे प्रूव किया था? According to the de Broglie, the electron in a circular orbit is a particle wave, and the particle wave can produce a standing wave under the resonance condition. The condition for the resonance of for an electron moving in nth orbit of radius Rn is equal to this one, that is 2 pi Rn equals to n lambda. Here n equals to what? That is 1, 2, 3 and so on. If the speed of electron is much less than the speed of what? Speed of the light, then the wavelength will be equals to lambda equal to h upon mvn. अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 2 वाली फर्स्ट में, तो हमारे को फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज mvrn इक्वल्स टू nh अपॉन 2i. आ गया बोर पोस्टुलेट. ओके, तो दिस पोस्टुलेट वी हैव फाइंड आउट बाय यूजिंग द डी ब्रोगली थ्योरम आल्सो. ओके, बोर पोस्टुलेट को हमने डी ब्रोगली से भी फाइंड आउट कर लिया. नाउ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड द एनर्जी स्टेट आर ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नाउ देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द बोर एटम मॉडल आल्सो. बोर मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट, द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू द हाइड्रोजेनिक एटम, यानी जो लो मास वाले जो एटम है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स सच एज हीलियम एंड सो ऑन. Now the second one, the model is unable to explain the relative intensities of the frequency in the spectrum. आपने स्पेक्ट्रम में देखा होगा कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही थी, तो बोर इस चीज़ को फाइंड आउट करने में या फिर एक्सप्लेन करने में अनेबल थे कि वो फ्रीक्वेंसी में वेरी या फिर लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन किस वजह से आ रही है. नाउ द नेक्स्ट वन, बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज या फिर स्पेक्ट्रल लाइन. ओके, बोर मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फाइन स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था. नेक्स्ट वन, द बोर थ्योरी कुड नॉट गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट. जो सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बोर ऑर्बिट ने या फिर बोर सर ने ठीक से नहीं दिया था. तो बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 12 रिवीजन. ओके, आई होप पूरा समझ में आपको आ गया होगा.